हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल द नेक्स्ट लेवल A to Z में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस और जीए के क्वेश्चन, और ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 20 है। आगे के सभी प्रैक्टिस पेपर हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उन्हें भी चेक कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था? मतलब किस संशोधन द्वारा? तो 86 बा या 63 बा या फिर 73th या फिर 83th। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 86th संशोधन द्वारा ये बोला गया था कि 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया था। और भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया था। इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए नए अनुच्छेद 21A से है। नया अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित था, जो कि ये कहता है कि राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। ये संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। तो इसी से जोड़कर संशोधन 86 बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब लोकसभा में अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एब्सेंट हो तो उसमें अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य, या फिर लोकसभा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लोकसभा का वो सदस्य जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, या फिर मंत्रिपरिषद द्वारा चुना गया सदस्य, या फिर राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य अध्यक्षता करता है जब लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगा कर रखा जा सकता है कितने टाइम तक? 2 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष तक, या फिर कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाकर रखा जा सकता है। और ये राष्ट्रपति शासन क्या होता है आप लोग को पता है? राष्ट्रपति शासन या फिर केंद्रीय शासन भी कहा जाता है इसे। भारत में शासन के संदर्भ में ये उस समय प्रयोग किया जाने वाला एक परिभाषिक शब्द है जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है और राज्य प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधिक आ जाता है। और राष्ट्रपति शासन उस स्थितियों में भी लागू होता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं हो, उस टाइम भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये 6 महीने तक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मतलब सेंट्रल कैबिनेट जो होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या दोनों सदन? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सेंट्रल कैबिनेट, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मतलब भारत के सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज कौन थी? तो फर्स्ट फीमेल जज थी फतीमा बीबी, या फिर यहाँ पे जो ऑप्शन है मीर ए साहिब फतीमा। मतलब करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मीर ए साहिब फतीमा। उन्हें हम लोग न्यायमूर्ति फतीमा बीबी के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 30 अप्रैल 1927 में हुआ। वो सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश थी। उन्होंने वे 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्हें 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनाया गया। उनका पूरा नाम मीरा साहिब फतीमा बीबी है। वे तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है। तो आप लोग ये डिटेल्स भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है किससे? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 8th अनुसूची जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को मतलब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय गणराज्य के आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया। मतलब ये भाषाओं के साथ संबंध रखता है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। और ये हमारे आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया है और इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप में पहले इसमें 14 भाषाएं थी, फिर बाद में उसे और भी दूसरी भाषाओं को ऐड किया गया, जैसे मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, डोगरी, सैंथाली, ये सब भाषाओं को ऐड किया गया और लास्ट में अभी तक ये 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के उत्तरदायी होते हैं कौन? राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या फिर विधानसभा के प्रति। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के न्यायाधिक अधिकारी क्षेत्र में आता है? मतलब गोवा जो राज्य है, जो स्टेट है, वो किस हाई कोर्ट के न्यायाधिक क्षेत्र के अंदर आता है? तो जजमेंटल एरिया के अंदर आता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, चेन्नई या भोपाल, तो आपको पता ही होगा ये महाराष्ट्र न्यायाधिक अधिकार क्षेत्र में आता है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत किसी भी राज्य का प्रशासन भारत का राष्ट्रपति अपने नियंत्रण ले सकता है? तो यही मैं पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में बताई कि राष्ट्रपति शासन होता है। यहाँ पे वही पूछा गया है कि किस राज्य का प्रशासन भारत का राष्ट्रपति अपने नियंत्रण में ले सकता है। ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद नंबर 356 में बताया गया है। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का भूत वाला सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को राज्यपाल शासन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कॉपरनिकस, मतलब ऑप्शन नंबर बी, कॉपरनिकस ने पहली बार कहा था पृथ्वी गोल है। उनका पूरा नाम निकोलस कॉपरनिकस है, वो पोलैंड में जन्मे थे। वो एक पॉलिश खगोल शास्त्री, जियोलॉजिस्ट थे और गणितज्ञ भी थे, मतलब मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने ये क्रांतिकारी सूत्र दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र नहीं है, मतलब वो स्पेस का सेंटर हमारा अर्थ नहीं है। निकोलस पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र से बाहर माना, यानी हेलियोसेंट्रिक मंडल को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो मेसोपोटामिया एक अध्ययन क्षेत्र है और मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है 2 नदियों के बीच। ये इलाका दजला और फुरात नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता है। इसमें आधुनिक इराक, बाबिल ज़िला, उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की तथा ईरान के खुर्जेस्तान प्रांत के क्षेत्र शामिल है। तो यहाँ पे आधुनिक इराक, इसके अंदर क्या आता है? मेनली आधुनिक इराक का बाबिल ज़िला आता है, तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन कितने अवधि के लिए होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ में 5 मुख्य अंग में से एक है। ये संघ 5 मुख्य अंग में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई है। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 को हुआ था और ये न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय की जगह ले ली थी। तो ये कितने वर्ष के लिए निर्वाचन होता है यहाँ के जजेस? यहाँ के 9 वर्ष के लिए निर्वाचन होता है, 9 ईयर्स के लिए, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुंह पर है? गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी या फिर हुगली? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है भागीरथी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तो भागीरथी भारत के उत्तराखंड राज्य से बहने वाली एक नदी है। इस नदी को किरात नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। भागीरथी का उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले में गोमुख है और इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, काराकोरम हाईवे जोड़ता है किसे? तो काराकोरम हाईवे का नाम आपने सुना होगा। ये एक एशियन हाईवे है और ये काराकोरम राजमार्ग दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित पक्की अंतर्राष्ट्रीय सड़क है। ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है और ये चीन और अक्साई चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है? तो पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, सीन नदी। सीन फ्रांस में बहने वाली एक नदी है। इसका उद्गम डिजोन के उत्तर पश्चिम के कैंप्यून में है और ये इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई 777 किलोमीटर है, 777 किलोमीटर है इसकी लंबाई।
और पेरिस शहर सीन नदी के किनारे ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है ये ज़िला बुरहानपुर में है और ये मध्य प्रदेश में है। ये मुंबई से 526 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मुख्य मध्य रेलवे लाइन पर है, जो नेपा को मुंबई, भोपाल, नई दिल्ली को जोड़ती है। तो ये नेपा लिमिटेड देश का प्रथम अखबारी कागज़ का कारखाना है। मतलब ये समाचार छापने की फैक्ट्री के लिए ज़्यादा फेमस है नेपा नगर, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, समाचार छापने की फैक्ट्री। तो यहाँ पे जो नेपा लिमिटेड कंपनी है वो देश के प्रथम अखबारी कागज़ का कारखाना है और नेपा लिमिटेड भारत में अखबारी कागज़ बनाने वाला भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आरबीआई ने हाल ही में रिजर्व रेपो को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, 3.35% कर दिया है। 3.35% कर दिया है। पहले वो 3.75% था, अभी से घटा दिया गया है रेपो रेट को। और रेपो रेट वो रेट होता है जो सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि हमारा रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो किस रेट से मनी बोरो करता है, पैसा बोरो करता है, लेता है दूसरे कमर्शियल बैंक से, देश के दूसरे कमर्शियल बैंक से किस रेट में पैसे लेता है वो। और ये एक मॉनेटरी पॉलिसी है जो यूज़ होता है मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, कि पैसे का वितरण कैसे हो रहा है पूरे देश में, मतलब ये कंट्रोल करता है मनी सप्लाई इन द कंट्री। तो ये इसको रिवर्स रिपो रेट कहते हैं और ये पहले 3.75 था और ये घट के 3.35 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया था? अब भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या फिर जिसे भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं, भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। ये शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। ये कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत में अंकलेश्वर किस उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये जो अंकलेश्वर है ये भारत के गुजरात राज्य के भरूच जिले में स्थित एक नगर है अंकलेश्वर, और ये फेमस है पेट्रोलियम के लिए, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ अंकलेश्वर में ONGC की ऑफिस भी है। ONGC मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और यहाँ पे 1500 से ज़्यादा केमिकल फैक्ट्रीज़ है जो कि पूरे साल भर पेस्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल, पेंट्स ये सब प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में कब हुआ? अब गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट होता है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया है कि विश्व के वे किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। और ये आंदोलन में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति के साथ साथ और भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ये सब मिलके प्रारंभ किया है और इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1961 में। मतलब करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1961, मतलब ये अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? बेलग्रेड में शुरू हुआ था ये, और अभी तक 2012 तक इस पे 120 सदस्य हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर क्या है? तो जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP। तो ये एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। ये एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। तो इसका शुद्ध घरेलू उत्पाद से एक ही डिफरेंस है कि स्थिति पूंजी उपभोग का। मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, स्थिति पूंजी उपभोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में किस यहाँ पे आय होगा? भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब या गोवा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, गोवा में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया गया है?
तो रोजगार गारंटी कार्यक्रम क्या होता है, ये एक जो हम लोग पढ़ते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा भी कहा जाता है। इसके तहत अकुशल श्रमिकों के लिए राज्यवार मजदूरी को अनुसूचित किया गया, जो कि औसत वार्षिक बढ़ोतरी मात्र 2.16% है। तो ये सबसे पहली बार कहाँ पे शुरू किया गया था? महाराष्ट्र में। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत का वर्तमान लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात मतलब जेंडर रेशियो या फिर सेक्स रेशियो आप बोल सकते हैं। वो सेक्स रेशियो इंडिया का अभी कितना है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 943, मतलब पर 1000 बॉयज़ में हमको 943 गर्ल्स मिलेगी। ये अभी प्रेजेंट लिंग अनुपात मतलब जेंडर रेशियो है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सर्वोच्च है? मतलब अगर हम लोग स्टेट वाइज राज्य वाइज देखें तो किस राज्य का सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अच्छा जेंडर रेशियो है? तो किसका है? केरल का है। मतलब करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल का लिंग अनुपात सर्वोच्च है भारत में। तो दोस्तों हमने देख लिया आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।